हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 7 और ये हम हिस्ट्री कर रहे हैं। और देखिए, इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण किस तरह से हुआ, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, ये इसका सेकंड पार्ट है कि जो 2023 में कुछ चेंज हुआ है सिलेबस। तो 2023 में जो बुक है उसमें इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो 9 है, और 2023 से पहले वाली अगर आपके पास बुक है तो ये चैप्टर उसमें 7 है। तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी चैप्टर में अंदर पूरा डिक्टो वही है, बस नंबर चेंज हो गया है, क्योंकि 7 और 8 चैप्टर काट दिए हैं एनसीईआरटी ने पूरी तरह से। जो 2023 वाली बुक है उसमें से हटा दिए हैं। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या है। ठीक है, अब देखिए, हमने इसका एक पार्ट पहले देखा था। तो हम इस चैप्टर में देख रहे थे कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। हमने ये देखा कि संस्कृति क्या होती है और संस्कृतियों का जो विकास है वो किस तरह से होता है ना। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर किया था। अब इसको मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी, आप फर्स्ट पार्ट को देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि केरल में मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। फिर हमने देखा था उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसका देखा था हमने यहाँ पर। और उसके बाद देखा था हमने राजपूताना, है ना। और उसके बाद देखा था हमने कथकली। तो कथकली का विकास कहाँ से हुआ था, किस तरह से जो कथक डांस है वो किस तरह से अपने रूप में आया। ठीक है, और इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ था, इसका विकास शुरू हुआ था कथक का जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आराधना करते थे जो भी लोग, तो वो उनके भजनों को गाने के साथ साथ डांस भी किया करते थे। तो वही डांस डेवलप होता चला गया और आगे जाके इसका नाम क्या हो गया, कथक हो गया। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में आपकी बुक में दी हुई है, संरक्षण के लिए चित्रकला। यानी कि संरक्षकों के लिए चित्रकला, यानी कि चित्रकला का विकास कैसे हुआ, चित्रकला कहां से आई, चित्रकला के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें दे रखा है लघु चित्रों की परंपरा। तो लघु चित्र किस तरह के होते थे, लघु चित्र उनको बोलते थे जो भी पेंटिंग होती थी। ठीक है, चित्रकला मतलब चित्र को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेंटिंग। क्योंकि क्या बच्चे बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको मैं बता देती हूँ कि क्या है, पेंटिंग है। तो पेंटिंग किस तरह की होती थी, पहले या तो ताड़ पत्रों पे बनाई जाती थी इस तरह की पेंटिंग, उनको लघु चित्रकला बोलते थे। या फिर कपड़ों पे बनाई जाती थी, क्योंकि पहले बड़े बड़े पेपर नहीं होते थे, बड़ी बड़ी प्रेस मशीन नहीं थी। तो क्या करते थे लोग, कपड़ों पे बना लेते थे। और ताड़ पत्तों पर, कपड़ों पर, लकड़ी की तख्तियों पर, जैसे जो लकड़ी होती है उस पे बना लिया करते थे। तो इस तरह से इस चित्रकला का विकास हुआ। तो ये इस चित्रकला का जो पहले चलन था, अब भी है। आपने देखा होगा जो गिफ्ट के रूप में एनिवर्सरी है या बर्थडे है उस पे क्या पेंटिंग दे देते हैं। तो उसी तरह से पहले भी लोग उपहार के रूप में पेंटिंग दिया करते थे, है ना। और इन जो चित्रकला होती थी वो किस तरह की होती थी, जैसे कोई युद्ध है उसका वर्णन हो गया। खास तौर पे जो चित्रकला का जो अच्छे से विकास हुआ था वो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, तो ये अकबर, शाहजहां, मेन जो हुआ था वो शाहजहां को चित्रकारी बहुत पसंद थी। ठीक है, तो अकबर, शाहजहां और जहांगीर के अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी। ठीक है, तो उनको बहुत शौक था। तो किस तरह की चित्रकला बनती थी, कपड़ों पर या तख्तियों पर या ताड़ पत्तों पर किस तरह की पेंटिंग बनती थी, जैसे कहीं कोई युद्ध जीता तो युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ कि मुगल बादशाह जीत गया, तो उसमें अपने आप को जीता हुआ दिखा रहे हैं या दुश्मन को मारता हुआ दिखा रहे हैं। मतलब वीरता पूर्ण चीजें दिखाते थे, मतलब अपना नाम करने के लिए कि देखो हमने वो शासन ऐसे जीत लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह से चित्रकला बनाई जाती थी। और मैंने आपको पिछले चैप्टरों में भी पढ़ाया था कि जैसे प्रशस्तियां लिखी जाती थी, यानी कि लेख लिखे जाते थे राजा की प्रशंसा के लिए, है ना। और लोग क्या क्या करते थे, दरबारी ज्यादा से ज्यादा
अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे, और राजा चाहे वैसा ना रहा हो, जरूरी नहीं है कि राजा इतना वीर रहा हो जितना वीर उसको बुकों में दिखाया गया है, क्योंकि जो दरबारी थे वो इनाम लेने के चक्कर में राजा को बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा दिखाते थे। तो उसी तरह से जो चित्रकार थे वो भी क्या करते थे, राजा को लुभाने के लिए उसमें राजा को अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे कि हाँ, राजा ने मतलब मुगल बादशाह ने इतने लोगों को मार दिया, उसके पास इतनी हाथियों की सेना है, दुश्मन की सेना उन्हें देख के डर गई, भागते हुए दिखा रहे हैं। इस तरह से के जो चित्र थे वो चल रहे थे। ठीक है, अब इस सब में क्या हुआ कि लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण शैली, साहसपूर्ण मैंने बताया ना अभी कि युद्ध के कुछ दिखाते थे, युद्ध के कुछ चित्रों को बना के दिखाते थे, जिससे ये प्रतीत होता था कि जो जिसकी पेंटिंग बनाई गई है वो कितना साहसी है, कितना वीर है। ठीक है, और एवं भाव परिणव शैली का विकास हुआ, यानी कि उस पेंटिंग को देख के आपके मन में पता चल, आपको मतलब उस पेंटिंग को देख के ही पता चल जाएगा कि ये पेंटिंग क्या कहना चाह रही है, मतलब भाव प्रकट कर रही है वो पेंटिंग। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग पहले बनाई जाती थी, यानी कि चित्रकला बनाई जाती थी। तो इसको क्या बोला गया, भाव प्रेरणा शैली कहा गया। और जिसे बाद में क्या बोला गया, इस शैली का मतलब देख के ही पता चल रहा है, इसके भाव उसमें पेंटिंग को देख के आपके मन में भाव आ रहा है कि इस तरह से राजा ने मार दिया, इस तरह से ये पेंटिंग को देख के कई कई बार मन खुश होता है ना कि अरे कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितनी अच्छी सुंदर मूर्त बनाई है किसी भगवान की या किसी छोटे बच्चे की। कई बार उस देख के बुरा भी लगता है कि कोई व्यक्ति है जंगल में जाके शिकार करते हुए, उसकी पेंटिंग देखोगे तो आपको बुरा लगेगा कि अरे निर्मम लोग जानवरों को मार रहे हैं। तो क्या ये भावपूर्ण शैली थी। ठीक है, भाव प्रकट होते थे, मतलब जो देखने वाला है उसके अंदर भाव पैदा होते थे उसको देखकर। ठीक है, अब देखिए बाद में इस शैली का क्या नाम रखा गया, ये बसोहली शैली के नाम से जाने लगी। किस नाम से, बसोहली शैली के नाम, शैली इसको कहा जाता था। इस शैली में भानुदत्त, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। भानुदत्त की पुस्तक रासमंजरी, किसकी, भानुदत्त की पुस्तक रासमंजरी चित्रित है, यानी कि ये पहली पुस्तक ऐसी थी जिसमें चित्र थे, जिसमें चित्रों को दर्शाया गया था। और ये पुस्तक किसकी थी, भानुदत्त की थी, और पुस्तक का नाम था राजमंजरी। ठीक है, अब देखिए 1739 में 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह के विजय के बाद इस शैली का पलायन हो गया, यानी कि जो नादिर शाह था ना उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं इस चित्रकला में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब चित्रकारों को काम नहीं मिल रहा, नादिर शाह काम नहीं दे रहा था, मतलब ऐसे जब बादशाह बोलेगा कि इस तरह की पेंटिंग बनाओ, उस तरह की पेंटिंग बनाओ, तो वो लोग पेंटिंग बनाएंगे, पेंटिंग के बदले में उनको इनाम मिलेगा या कुछ वेतन मिलेगा, तभी तो लोग काम के लिए उत्साहित होंगे, तब उनको कुछ मिलेगा। अब नादिर शाह को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, उस वो पेंटिंग वेंटिंग नहीं बनवाता था। तो इस चित्रकला का क्या हो गया, पलायन हो गया, यानी कि जो यहाँ की जो ये शैली चल रही थी वो यहाँ से पलायन हो गई। और देखो पलायन कहाँ हुई, अब दिल्ली कहाँ है, देखो इधर है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से ये कहाँ चली गई, दिल्ली से ये ऊपर की तरफ चली गई, कहाँ, कुछ पंजाब की तरफ चली है और कुछ हिमाचल की तरफ, मेन जो चली है हिमाचल की तरफ चली गई। ठीक है, मतलब यहाँ के जो चित्रकार थे यहाँ से जाके इधर की तरफ चले गए, और वहां पर एक नई शैली का विकास हुआ, उस शैली का नाम था कांगड़ा शैली। ठीक है, इस बहुत पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली कहाँ की है, हिमाचल की है। कांगड़ा शैली कहाँ की है, हिमाचल की है। तो ये कांगड़ा शैली कौन थी, ये बसौली शैली ही थी, जो बाद में जिसका विकास कांगड़ा शैली के रूप में भी हुआ था। ठीक है, और जो कांगड़ा शैली थी वो किस तरह से थी कि ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग कांगड़ा शैली की विशेषता है। देखिए पहले कृत्रिम जो रंग थे वो नहीं थे, मतलब मानव के द्वारा केमिकल वाले जो कलर होते हैं ना उस तरह के कलर नहीं थे। कलर कैसे थे, पहले जो नेचुरल होते थे, नेचुरल फूलों से या चावल से व्हाइट कलर बनाया जाता था, मतलब अनाज से बना रहे हैं या सब्जी से बना रहे हैं, जैसे चुकंदर से लाल कलर बना लेते थे, इस तरह से कलर बनाए जाते थे पहले, है ना। तो जो हिमाचल एक ठंडा प्रदेश है और वहां पर मतलब फूलों के लिए जाना जाता है हिमाचल, है ना। जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, बहुत
कलरफुल फूल होते हैं, बहुत अच्छे फूल होते हैं। तो वो जो फूल थे उनसे ही ये चित्रकला बनाई जाती थी। तो कैसे थे? ठंडे नीले, है जो हल्का नीला होता है ना, उसको ठंडा नीला बोलेंगे। हल्के नीले और हरे रंग के, और कैसे सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था। मतलब रंग बिरंगे जो फूल होते थे उनसे ही ज्यादातर कलर बनते थे पहले। और जो कांगड़ा शैली, ये सारी क्या है? कांगड़ा शैली की विशेषताएं हैं। जिसकी प्रेरणा प्रेरणा कहां से मिल रही थी? प्रेरणा मिल रही थी वैष्णवों के द्वारा। यानी कि जो भगवान वैष्णव के भक्त थे वो इस शैली का विकास कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर तो जो चित्रकला थी वो किसकी बनाई जाती थी? बादशाह को खुश करने के लिए, कि मार धाड़ की, या बादशाह को अच्छा दिखाने की, या बादशाह के परिवार को प्रदर्शित करने की, इस तरह से बनाई जाती थी। लेकिन जब ये शैली हिमाचल में गई तो वहां पर क्या, किस तरह की चित्रकला बनाई जाती थी? भगवान से रिलेटेड धार्मिक चित्रकला के रूप में ये सामने आई। और इस शैली का नाम क्या पड़ गया? वहां पर कांगड़ा शैली पड़ गया। ठीक है, इसमें यही इंपोर्टेंट था। और हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। यानी कि इसमें लिखा है बंगाल एक नजर में बंगाल, और नीचे इसके नीचे लिखा हुआ है एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। यानी कि जो बंगाली भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका विकास कैसे हुआ। क्षेत्रीय भाषा का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने पिछले पार्ट में भी आपको कराया था कि क्षेत्रीय भाषा क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। अब देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल है, उसमें बंगाली बोली जाती है, तो वहां की क्षेत्रीय भाषा क्या होगी? बंगाली हो गई। ठीक है, बिहार में अवधी बोली जाती है, तो वहां की क्या हो गई? अवधी हो गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। तो ये क्या हो गई? ये उनकी क्षेत्रीय भाषा हो गई। ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में ये भाषा बोली जा रही है। यानी कि एक बाउंड्री के अंदर एक प्रदेश की ये भाषा है। जैसे महाराष्ट्र की क्या है? मराठा। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी, है ना। तो क्षेत्रीय भाषा क्या हो गई? किसी एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से बंगाल में क्या बोली जाती थी? बंगाली। अब देखिए, जब भी मैं बंगाल के बारे में बात कर रही हूँ तो आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो पहले का बंगाल था वो लगभग यहां तक था। ठीक है, यहाँ तक। और कहां तक था? कहां से? इतना बड़ा, मतलब बंगाल का इतना बड़ा पार्ट था। कुछ जो इलाके, जो आज के मैं बिहार में कुछ इलाके हैं, वो भी पहले कुछ पश्चिम बंगाल में थे। और आपको पता ही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बंटवारा हो गया था। तो ये वाला बांग्लादेश बन गया और ये वाला क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। तो बंगाल की बात हो रही है, मतलब इतने बड़े बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, इतने छोटे से की नहीं जो आज आपको मैप में दिख रहा है। लगभग इसमें देखो, पश्चिम बंगाल में कुछ इलाके उड़ीसा के भी थे, कुछ झारखंड के भी थे और कुछ बिहार के भी थे। यानी कि जो बंगाल था वो सबसे बड़ा सूबा था। सूबा मतलब राज्य था। ठीक है, अब देखिए, जो बंगाली है, ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली भाषा है वो कहां से निकली है? वो निकली है संस्कृत भाषा से। और जो संस्कृत भाषा है वो बहुत सारी भाषाओं की जननी है। और उसको हम क्या बोलते हैं? देव भाषा भी बोलते हैं, देववाणी भी बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए ज्यादातर वो संस्कृत में लिखे गए। और बहुत सारी भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से ही हुआ है। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि केरल में जो मलयालम भाषा है उसमें भी कुछ शब्द क्या है? संस्कृत के मिलते हैं। इस तरह से मैंने कुछ आपको बताया था। तो मतलब साउथ में भी जो दक्षिण भारत है, जो इस लाइन से नीचे वाला जो भारत है उसको हम दक्षिण भारत बोलेंगे। ठीक है, इस लाइन से ऊपर वाले भारत को हम उत्तर भारत बोलेंगे। तो जो दक्षिण भारत है उसमें भी कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका विकास हमारी संस्कृत से हुआ है। ठीक है, और हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश देश है उसमें क्या किया है कि एक ऐप बनाई है। उस ऐप के जरिए से संस्कृत सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी 2-3 साल पहले मैंने देखा था न्यूज में कि इस तरह की एक ऐप बनाई है जिससे संस्कृत का जो विकास है वो ज्यादा तीव्र गति से होगा और जो बच्चे हैं वो आसानी से संस्कृत समझ सकेंगे। अब देखिए, बांग्लादेश के लोग अभी भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं।
जबकि जो बांग्लादेश है वो एक मुस्लिम कंट्री है। आपको सबको पता है कि ये बांग्लादेश कैसी है, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं अब भी, वहां के कुछ स्थानीय लोग अब भी संस्कृत भाषा बोलते हैं, और संस्कृत भाषा का वहां पे चलन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बंगाली है उसकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत से ही हुई है। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि वहां के लोग संस्कृत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब लोगों की डिमांड है तभी तो वहां के जो सरकार है उसने एक ऐसी ऐप लॉन्च करी है जिसके जरिए से बहुत आसानी से संस्कृत सीखी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो बंगाल था, ठीक है, जो बंगाल था वहां पर संस्कृत पहुंची कैसे। वहां संस्कृत का तो कोई मतलब नहीं था, तो वहां पर संस्कृत कैसे पहुंची। तो वहां पर संस्कृत पहुंची कि जो बिहार था, बिहार को वो पहले बोलते थे मगध। ठीक है, उसके बाद इसको पटना बोला जाने लगा, सॉरी पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र भी बोला जाने लगा, उसके बाद में इसको बिहार बोला जाने लगा। मतलब जो बिहार है वो बहुत पहले से ही इतिहास में उसका नाम रहा है। तो कोई ना कोई शासक, जो अच्छे शासक थे, जो अच्छा जिनका इतिहास लिखा गया है, वो कहाँ बिहार में मिलते थे। ठीक है, तो गुप्त वंश यहाँ पे चल रहा था बिहार में, और जो गुप्त वंश के जो शासक थे, गुप्त वंश के कुछ शासकों ने इस बंगाल को भी जीत लिया था, इस बंगाल को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, जब हम किसी राज्य को जीतेंगे तो क्या करेंगे, हम अपनी सेना को वहां पे रखेंगे, अपने कुछ राजकाज की चीजों को वहां पर रखेंगे, वहां पे नए नए विभाग बनाएंगे उसको डील करने के लिए। ठीक है, उसको नियंत्रित रखने के लिए विभाग बनाए जाएंगे, इस तरह से चीजें बनाई जाएंगी। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, गुप्त वंश वाले शासकों ने, कि यहाँ से जो बिहार था, यानी कि उस समय उस बिहार को मगध बोलते थे। ठीक है, जो मगध था वहां से बहुत सारे लोगों को बंगाल में बसाया, पंडितों को बसाया खासकर, क्योंकि पहले जो पढ़ने लिखने का काम है वो ज्यादातर कौन करते थे, पंडित करते थे। तो सरकार ने, यानी कि जो राजा था, उसने अभिलेख लिखने के लिए या किसी भी काम के लिए क्या किया कि यहाँ से मगध से ब्राह्मणों को उठा के कहाँ भेज दिया, बंगाल में भेज दिया। तो जब वो लोग बंगाल में गए तो वहां उनकी जो भाषा थी उससे स्थानीय लोग प्रभावित हुए, और वहां से धीरे धीरे जो संस्कृत थी वहां की भाषा में मिक्स होती चली गई। अब जैसे आजकल हमारी भाषा में क्या मिक्स हो रहा है, संस्कृत मिक्स हो रही, सॉरी इंग्लिश मिक्स होती जा रही है। अभी आप देख लोगे कि मैं पढ़ा रही हूँ, जबकि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ आपको, और हिंदी में ही टाइटल वगैरह मैंने सब कुछ हिंदी में डाला है, लेकिन मैं कुछ शब्द, मैंने अब तक कम से कम 10-12 शब्द ऐसे होंगे जो मैंने इंग्लिश में बोल दिए होंगे। ठीक है, और मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि मैं बीच बीच में इंग्लिश बोल रही हूँ, लेकिन वो क्या है, वो यूज टू हो गई है, क्योंकि हम आसपास के लोगों से थोड़ा बहुत शब्द सुन रहे हैं इंग्लिश के, तो वो क्या है, हमारे जो भी हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके साथ क्या है, मिक्स हो जाते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमने इंग्लिश का शब्द बोला है या फिर हिंदी का शब्द बोला है। तो इस तरह से ही जो वहां पर बंगाली थी, बंगाल की जो भाषा थी, जो स्थानीय भाषा रही होगी उस टाइम पे, उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत मिक्स होती चली गई, क्योंकि राजकाज की भाषा संस्कृत थी और वहां की स्थानीय भाषा जो भी होगी उस टाइम पे, तो जो बंगाली है वो वहां की स्थानीय भाषा और कुछ संस्कृत का मिक्सअप साथ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में। देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो गुप्त वंश के थे उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था, और 7वीं सदी में वेनसांग, ठीक है, वेनसांग कौन थे, चीनी यात्री थे, और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, और वो महात्मा बुद्ध के बारे में जानने के लिए भारत आए थे। ये तो सबको पता ही है। ठीक है, तो देखो वेनसांग जो थे, वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। वेनसांग जब जो 7वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने अपने अभिलेखों में अपने इतिहास में क्या लिखा है, इसका वर्णन किया है कि जो बंगाल में उस समय किस भाषा का प्रयोग हो रहा था और किस तरह से भाषा में चेंज आ रहा था, ये सारी चीजें इसने बोली है वेनसांग ने। देखो यह है 1586 में अकबर ने बंगाल को अपना सूबा बनाया, यानी कि 1586 में अकबर ने क्या किया, बंगाल को जीत लिया, और जीतने के बाद उसने क्या किया, उसने अपना
सूबा बना लिया। सूबे को राज्य बोलते थे ना, जैसे आज राज्य बोलते हैं, वैसे पहले जो मुगल थे वो क्या बोलते थे, सूबा बोलते थे। तो सूबा बना लिया, सूबा बना लिया। बंगाल में साहित्य की दो श्रेणियां थी। देखिए जब इसने सूबा बनाया था अकबर ने, तो वहां के स्थानीय जो लोग थे वो तो बंगाली बोलते थे, लेकिन जो राजकाज की भाषा थी, जैसे पहले संस्कृत थी, बाद में क्या हो गई, वो फारसी हो गई। क्योंकि जो अकबर था वो उसके यहाँ कौन सी भाषा चलती थी, फारसी चलती थी। तो एक मिनट, तो राजकाज की भाषा कौन सी होगी, फारसी हो गई। ठीक है, तो राजकाज की भाषा फारसी चलती रही, यानी कि जो पेपर है या किसी भी विभाग में, जैसे दवाई लेने जाना है या स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, इस तरह की जो चीजें थी वो कैसी थी, फारसी में थी। बाकी जो लोग स्थानीय बातचीत करते थे लोग, वो किस में करते थे, बंगाली में ही करते थे। ठीक है, अब देखिए वहां पर जो बंगाल था उसमें भाषा की दो श्रेणियां विकसित हुई। पहली श्रेणी कौन सी थी, जो संस्कृत की ऋणी थी, यानी कि वो संस्कृत से पूरी तरह से प्रभावित थी। ठीक है, पहली श्रेणी किससे प्रभावित थी, संस्कृत से, जिसमें मंगल काव्य तथा गौड़ीय वैष्णव की अनुयायी चैतन्य देव की जीवनियां हैं। ठीक है, जिसमें किसकी है, चैतन्य देव की जीवनियां उन्होंने लिखी हैं। किसमें लिखी है, संस्कृत में लिखी है। ठीक है, पहली शाखा कौन सी थी, संस्कृत थी, और जिसमें क्या लिखा गया है, मंगल काव्य लिखा गया है। मंगल काव्य किससे रिलेटेड है, आध्यात्म, भगवान से रिलेटेड है। ठीक है, गौड़ीय वैष्णव के अनुयायी कौन थे, चैतन्य देव थे, और उन्होंने जो जीवनियां लिखी हैं जितनी भी, वो सारी संस्कृत में ही लिखी हैं। ठीक है, अब जो दूसरी शाखा थी, वो दूसरी शाखा पहली वाली शाखा से पूरी तरह से स्वतंत्र थी। वो उसमें जो चीजें लिखी गई वो स्थानीय भाषा में लिखी गई, यानी कि बंगाली में लिखी गई। देखो इसमें नाथ साहित्य शामिल है। नाथ साहित्य कौन था, जैसे सूफी संत होते थे ना, उसी तरह से नाथ होते थे। नाथ मतलब एक तरह के संत होते थे जो पूरी तरह से सन्यास ले लेते थे घर से, और जंगलों में जाके या वनों में जाके रहते थे। ठीक है, नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत। देखो मैनामती कौन थी, मैनामती एक महारानी बताई है इसमें, कि किसी देश की रानी थी, और उन्होंने क्या किया था, अपने गोपी चंद्र पुत्र को, अपने गोपी चंद्र पुत्र को प्रोत्साहित किया था कि वो सन्यास ले ले सबसे, और वो भगवत मार्ग पे चले। ठीक है, वो खुद से चाहती थी कि जो उनका बेटा है गोपी चंद जो है, वो क्या है, भगवत मार्ग पे चले। तो वो ये जो गोपी चंद के जो गीत थे, जो संत थे गोपी चंद, उनके जो गीत थे वो कौन सी भाषा में थे, वो स्थानीय भाषा में थे, दूसरी श्रेणी वाले में। और धर्म ठाकुर, धर्म ठाकुर कौन है, वहां के स्थानीय देवता है। ठीक है, धर्म ठाकुर कौन है, वहां के स्थानीय देवता है। कई बार आपने सुना होगा ठाकुर जी, जैसे हम कई मैंने सुना है, हमारे घर में नहीं बोलते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनको ठाकुर जी भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो वो कहीं की परंपरा चली आ रही है, पता नहीं कहाँ की है मेरे को, लेकिन मैंने सुना है कि उनको ठाकुर जी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो इसी तरह वहां के जो स्थानीय देवता का नाम है, उनका नाम है धर्म ठाकुर। की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, और क्या, गाथा गीत, ये सब किस में लिखा गया है, दूसरी श्रेणी जो थी, जो पूरी तरह से संस्कृत से स्वतंत्र थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक में लिखी हुई है, पीर और मंदिर। तो पीर और मंदिर के बारे में मैंने काफी देखा उसको पढ़ के, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप एक बार रीड कर लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसा कुछ मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस बहुत कम होता है, तो वैसे भी चीजें इस पर मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो देखिए पीर क्या है, पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्म मार्गदर्शक। यानी पीर एक ऐसे व्यक्ति होते थे जो जो लोगों को के आध्यात्म मार्ग पर ले जाते थे, यानी कि भगवान से उनको मिलवाते थे। ठीक है, अब जैसे ये जो पीर हैं ये मुस्लिम धर्म के होते हैं, महापुरुष होते हैं मुस्लिम धर्म के। तो जो पीर हैं वो क्या करते थे, लोगों को अल्लाह के बारे में बताते, और अल्लाह की इबादत कैसे करनी चाहिए, मतलब उनकी धार्मिक चीजों को लोगों को प्रोत्साहित करते थे, ताकि वो लोग क्या बने, धार्मिक बने। ठीक है, अल्लाह के प्रति उनका समर्पण हो। कौन थे वो लोग, पीर थे। ठीक है,
और मंदिरों के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो पीर और मंदिर दोनों आप पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से है नहीं, दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मछली भोजन के रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि मछली भोजन के रूप में। तो बंगाल कहाँ है? देखिए, बंगाल है, गंगा यहां से आ रही है, गंगा और उसकी सहायक नदियां यहां से आ रही है। और असम से कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, असम से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके क्या बना रही है? डेल्टा बना रही है। आपको इस मैप में नहीं दिख रहा होगा, अगर आपके पास कोई मैप हो तो उसमें देख लेना कि वो क्या बना रही है? डेल्टा, यानी कि त्रिकोण ऐसे बना रही है। ठीक है, ऐसे क्या, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश है। ठीक है, और उससे ही लगा हुआ हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहां से आ रही है गंगा, गंगा और गंगा की सहायक नदियां इस तरह से, और यहां से क्या आ रही है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। तो ये सब मिलके क्या बना रही है? डेल्टा, यानी कि एक त्रिकोण बना रही है। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक दलदली जगह होती है जहां पर जो नदी है वो कई सारी धाराओं में बट जाती है। ठीक है, नदी क्या बट जाती है? कई सारी धाराओं में बट जाती है, और वो धारा किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ये सारी धारा किस में मिलेंगी? समुद्र में। तो हर धारा ऐसी इतनी छोटी नहीं होती है, ये तो मैं अपने हाथ से बता रही हूँ कितनी छोटी। हर धारा एक नदी के बराबर होती है। ठीक है, आपने नदियां देखी होंगी, तो नदियों का जो स्वरूप होता है उसी तरह से जो बांग्लादेश है वो बहुत ज्यादा रिच है इस चीज में कि उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। जो कौन बना रहा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बना रही है। ठीक है, तो बहुत सारी धाराओं की वजह से यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर पानी बहुत है। तो यहाँ पर क्या उगाया जाएगा? पानी की फसल कौन सी है? चावल। तो मेन रूप से जो चावल उगाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में उगाया जाता है। ठीक है, तो बंगाल में क्या उगाया जाता था उस समय? चावल। ठीक है, आज भी वहां पर सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। और चावल के साथ क्या खाते थे? मछली, क्योंकि जो मछली का उत्पादन है वो पानी में ही होता है, सबको पता है ये तो मछली और चावल वहां की मेन चीज थी खाने की। तो मछली का और चावल का वह इतना ज्यादा प्रचलन था कि जो मंदिर थे और जो बौद्ध मठ थे, ठीक है, कितनी पवित्र जगह होती है मंदिर भी और बौद्ध मठ भी। ठीक है ना, एक भगवान की आराधना करने का स्थान होता है, वो इतना पवित्र होता है। वहां पर मछलियों के चित्र बने हुए हैं, और मछलियों को छीलते हुए, मछलियों को टोकरियों में भरते हुए और भोजन बनाते हुए मछलियों का इस तरह से आकृति मंदिरों में और बौद्ध मठों में मिली है। ठीक है, यानी कि वहां के देवी देवताओं से भी उन्होंने परमिशन ले रखी थी कि मछली खाओ तो कोई अधर्म नहीं है। जैसे हम मानते हैं ना कि ये जो मांस मच्छी ये सब नहीं खाना चाहिए, इससे भगवान को बुरा लगता है कि मैंने जो जीव बनाए हैं उनको ही तुम मार के खा रहे हो। ठीक है, लेकिन वहां पर और कुछ होता ही नहीं है, होती ही ये चीज है। उन लोगों की क्या है? मजबूरी है कि अगर वो लोग मछली नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे तो वो जीवित नहीं रह सकते। तो वहां इसका इतना चलन था कि वहां के सभी लोग मछली और चावल खाते थे। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म पुराण, पुराण का क्या नाम है? बौद्ध धर्म। ठीक है, पुराण का नाम ध्यान रखना, बौद्ध धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं सदी का संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, किसका? 13वीं सदी का संस्कृत ग्रंथ है। उसमें ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति थी। ठीक है, क्या खाने की अनुमति थी? कुछ खास प्रकार की मछली खाने की अनुमति थी। यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो आपको पता है पूजा पाठ में बहुत ज्यादा होते थे पहले, अब भी होते हैं, लेकिन पहले जो पूजा पाठ का सारा काम है वो ब्राह्मणों को ही दे रखा था। तो जो ब्राह्मण होते थे वो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते थे। ठीक है, तो मतलब पुराणों में लिखा हुआ है कि कुछ खास किस्म की मछली है उनको ब्राह्मण खा सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण भी खा सकते थे। मंदिर में भी मछलियों का प्रसाद वगैरह चलता था वहां पे, मतलब इस तरह से था, मछलियों का चलन बहुत ज्यादा था। तो इम्पोर्टेंट क्या है मैंने आपको बता दिया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य है जिसमें जिसमें इस तरह के ये वाला लिखा गया है, ये वाला पुराण लिखा गया है,
किस राज्य से संबंधित है, तो आप बता देना बंगाल से संबंधित है। या किस पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो मछली खा सकते हैं, एक विशेष प्रकार की मछली खा सकते थे ब्राह्मण भी, तो वो भी आप बता देना कि ब्रह्म पुराण में ये चीजें लिखी हुई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा बताना, अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आप मेरी कमियां मुझे बताएंगे तभी तो मैं उनको सुधारूंगी और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। और मैंने ये जो साइड में आपको प्लेलिस्ट लगा रखी है, ये सारी मेरे चैनल की हैं, और इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है इसमें से तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। 6 to 8 की ज्योग्राफी करा रखी है, 6, 7, 8 की मैंने हिस्ट्री भी करा रही हूँ अभी हाल फिलहाल में, और उनके क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज मैं चला रही हूँ। तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।